ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आप क्या देख रहे हो 1 व 2 से? R अपॉन टी इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू। तो मैं क्या करूंगी, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, Q अपॉन टी इज इक्वल टू एस अपॉन आर, और इसको रियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको इनवर्स कर देंगे, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो यहाँ जो है एस निकालना है अपने को, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, एस ही तो निकालना है आपको। तो एस के लिए क्या करोगे, आर क्यू अपॉन पी। ठीक है, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सबसे पहले डायग्राम बनाओ। लिखिए संतुलन अवस्था में बिंदु ए से विभव, और उसके बाद ये पूरा यहां तक बना लीजिए। समीकरण नंबर 1 तक उतार लीजिए। फिर लिखिए नेक्स्ट, संतुलन अवस्था में बिंदु C से विभव, और ये समीकरण नंबर 2 तक ये पूरा उतार लो। इसके बाद तो पूरा का पूरा अज्ञात प्रतिरोध है इस तक। नोट डाल के लिखिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उसे हम चौथी भुजा में लगाते हैं। ज्ञात प्रतिरोधों कैपिटल P तथा कैपिटल Q को सेतु की पहली तथा दूसरी भुजा में रखते हैं तथा ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R को इस प्रकार परिवर्तित करते जाते हैं कि धारा मापी का विक्षेप शून्य आ जाए। ठीक है, आर को हम जब तक चेंज करते रहेंगे जब तक कि विक्षेप शून्य ना आ जाए। अगली हेडिंग, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए। अगली हेडिंग लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए किरचॉफ के नियम से सत्यापन। ओके, तो किरचॉफ का नियम हमको लगाना है। तो वैसे मैंने आपको किरचॉफ का नियम लगाना सिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले किरचॉफ के नियम से लगाने के लिए ये डायग्राम वापस बनाइए। ये सारा इरेज करो। इस डायग्राम को बनाओ वापस। बनाइए बेटा डायग्राम।
तो देखिए यहाँ एक तरीके से I1 और I2 ही है, ठीक है, तो दो ही है, तो दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ लूप ABDA में, मैं ऐसे जाना पसंद करूंगी दोनों में ही, यू, तो मतलब कि ऐसे फिर ऐसे और इस भुजा में इस टाइप से, तभी बनेगा मेरा लूप। इसको मैं मिटा देती हूँ, पता तो चली गया आपको, ऐसे। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए से हमको इधर जाना है, करंट भी इधर जा रही है, तो I1P, ओके। फिर हम इधर आ रहे हैं, हमको भी नीचे आना है, ये भी नीचे आ रही है, तो प्लस IGG, ओके, ये तो की है। फिर देखो हमको इधर आना है और ये उल्टा जा रहा है, तो माइनस I2R इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे रहने देंगे और समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब दूसरा लूप BCDB में, हटाओ अब इस सबको, इसमें भी हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये ऐसे, इस वाली भुजा में ऐसे और इसमें ऐसे, यू आना है अपने को। तो BC, B से C में जाएंगे तो क्या बनेगा, I3Q। फिर हमको ऐसे आना है और ये, सॉरी, हम ऐसे आ रहे हैं और ये उल्टा जा रहा है, माइनस I4S, इसमें भी ये देखो ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे आ रहा है, माइनस IGG बराबर 0। I3 की वैल्यू क्या है, I1 माइनस IGQ माइनस I2 प्लस IGS माइनस IGG बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये दो ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी बनाना, ठीक है। डायग्राम अब बना चुके हो, अब मैं क्या करूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अब इस डायग्राम का काम नहीं है मुझे कुछ भी। यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 में IG इज इक्वल टू 0, चूंकि संतुलन अवस्था में IG का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ रखिए 0 पहले, तो यहाँ क्या बचा, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, I1P इज इक्वल टू I2R, I1 अपॉन I2 कितना हुआ, R अपॉन P, समीकरण नंबर 3। अब आपने ये नोट कर लिया है, ये नोट कर लिया, नहीं किया तो फटाफट से नोट करो इसको। ये हमने इसको इरेज कर लिया। अब समीकरण 2 में पुट करो, I1Q ये तो 0 है, माइनस I2 ये भी 0, तो सीधा S और वो पूरा 0 बराबर 0, I1Q बराबर I2S, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू S अपॉन Q, समीकरण नंबर 4। ये नोट कर लिया, करो नोट, फटाफट से नोट कर लो इसको। अब देखो यहाँ समीकरण 3 व 4 से, देखो समीकरण 3 व 4 से R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q, तो यहां से S कितना आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। S क्या है यहाँ पर, अज्ञात प्रतिरोध। ध्यान रखना संतुलन अवस्था में हमेशा आंसर क्या आता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। नोट कर लो, डेरिवेशन कंप्लीट, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों लेसन नंबर 6 की श्रृंखला में अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है, पहले इसको लिखिए। मीटर सेतु
कॉमा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की एक प्रायोगिक युक्ति है जिसमें, ये इसका सिद्धांत हो गया एक तरीके से, ठीक है, जिसमें 1 मीटर लंबा पैमाना, 1 मीटर लंबा पैमाना उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब यह हेडिंग डाल दोगे बनावट और परिपथ चित्र। बोर्ड पर देखते जाओ और मेरे साथ साथ बनाते जाओ। ये देखो, 2 तो एल शेप की आपको पत्तियां बनानी है इस टाइप की। यहाँ इनको खांचे दे देना जैसे कि इनको जोड़ सके, ठीक है। बीच में एक लंबी सी रॉड बनानी है और उसके बाद फिर से एल शेप की एक पत्ती बनानी है हमें। तो 2 एल शेप की पत्ती हो गई है अपने पास, ठीक है। एक पत्ती के बीच में तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे और एक पत्ती के बीच में हम लगा देंगे एक प्रतिरोध, ठीक है। और इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, ये हो गया जी पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, इसका नाम है क्यू पॉइंट। आर और एस बच रहे हैं अभी, ठीक है। ये है आपका 1 मीटर लंबा स्केल। ये क्या है? स्केल है। 1 मीटर लंबा है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पे हो गया 100। ये बड़ी बड़ी लाइनें बना देना एकदम स्केल जैसा शेप देने के लिए, और बीच में छोटी छोटी। बीच में पता है ना 9-10 लाइनें बनती है। ये हो गया भाई कंप्लीट। अब उसके बाद हमको एक काम और करना है कि यहां से बेटे परिपथ चित्र याद करना पड़ेगा। अभी मुंह मत बनाना बैठ के, कुछ कहेंगे मैम ये क्या है। ये कुछ नहीं है, ये आपको याद करना है भाई। और ये एक्सपेरिमेंट हो रही है आपके। सबसे बड़ी बात गैल्वेनोमीटर, उसके बाद यहां से ये हमने लगा दी जॉकी। इसको हम जे से दिखाते हैं, ये जॉकी है। पेन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ऐसे चलाते हैं। लैब में जाओगे तो पता चल जाएगा। ए प्लस माइनस से विद्युत भागबल ई हो गया, ये हो गया आर एच, ठीक है। और ये है कुंजी केवल। ये जिस पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, वो तो हो गई एल। और जो बाकी जो बची हुई लाइन है वो है 100 माइनस एल, ठीक है। जॉकी जिस पॉइंट पे लगा के गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है, जॉकी को हम ऐसे इस पूरे पे टच कराते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर जो धारावापी का विक्षेप है वो कितना हो गया 0। तो इस पॉइंट को यहीं पे रख देंगे। इससे पहले वाली जो भी है वो एल है और इसके बाद वाली 100 माइनस एल है। तो आप पहले इस डायग्राम को बना लीजिए अच्छे से, फिर इसको हम बताते हैं क्या क्या चीज है। इस पॉइंट का नाम है सी, जो ये पॉइंट है, ठीक है। ये है ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और जहां पर इसने टच किया है ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है। अब हम 3-4 सर्किट पढ़ेंगे, समथिंग 3-4 या 5 सर्किट हम पढ़ेंगे। सबका जो प्राथमिक परिपथ होगा ना वो एक जैसा होगा। तो मैं आपको एक में प्राथमिक परिपथ लिखा दूंगी या 2 में प्राथमिक परिपथ लिखा दूंगी। उसके बाद आपको जो प्राथमिक परिपथ वाली लाइन है ना, 3-4 लाइनें, वो आपको सेम टू सेम उतारनी है। और मैं आपको बता दूंगी कि ये लाइनें आपको
हर परिपथ के अंदर उतारनी है। ठीक है, बार बार से बोल के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हेडिंग डालो रचना। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर का ही होता है, फिक्स है, मैग्नीन या कांस्टेंट टन से बना तार एक लकड़ी के आधार पर संबंधक पेंचों ए व सी के मध्य, स्मॉल ए व स्मॉल सी के मध्य व्यवस्थित रहता है। तार की लंबाई के अनुदिश एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार दो कैपिटल एल आकार की पत्तियों के मध्य संयोजित रहता है। देखो 2 है ना, एल आकार की, संयोजित रहता है। लिखिए इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स बिंदु P पर तथा द्वितीय रिक्त स्थान कैपिटल Q पर एक अज्ञात प्रतिरोध कैपिटल Q जोड़ दिया जाता है तथा पट्टी के मध्य बिंदु स्मॉल d से एक जौंकी को धारामापी की सहायता से जोड़ दिया जाता है तथा बिंदु ए व बिंदु स्मॉल सी के मध्य एक विद्युत वाहक बल। पूरा डायग्राम में ऐसे देखा है मैंने तो कि क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, रचना में वही लिखा है। बिंदु स्मॉल ए व स्मॉल सी के मध्य एक विद्युत वाहक बल, एक धारा नियंत्रक, कॉमा लगा के एक धारा नियंत्रक व एक कुंजी K1 जोड़ दी जाती है। अब बताओ इस रचना में था क्या? पूरा का पूरा जैसा डायग्राम आपको याद है ना, तो रचना ऑटोमेटिकली बन जाती है, बन रही है ना रचना, एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं है। कार्यप्रणाली लिखिए। कार्यप्रणाली में भी आपको बोर्ड देखते जाना है, वर्ड लिख लिख के। ये परिपथ है बेटा, इनको समझाने की जरूरत कम है, आपको याद करने की, खुद समझने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इसमें ये सवाल पैदा नहीं होता कि ऐसा हमने क्यों किया। एक्सपेरिमेंट वो होते हैं कि हमने ऐसा कर दिया है काम, अब आप उसको याद करो कि इसको ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, आपको अलग से
वाई पूछ के इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लिखिए, मीटर सेतु के खाली स्थानों के मध्य, दो खाली स्थान है ना, पी और क्यू, मीटर सेतु के खाली स्थानों के मध्य क्रमशः है संबंधित पेचों की सहायता से एक प्रतिरोध बॉक्स तथा एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तथा बिंदु ए व बिंदु सी के मध्य, बेटा जो ये विद्युत वाहक बल है ना, ये लेक्लांसी सेल है। एक्सपेरिमेंट करोगे जब बताया जाएगा आपसे कि लेक्लांसी और डेनियल दो ही सेल यूज में आएंगे इसमें, ठीक है। ये लेक्लांसी है और मैं भी आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि लेक्लांसी डेनियल सेल कैसे बनते हैं। तो लिखिए, बिंदु ए व बिंदु सी के मध्य एक लेक्लांसी सेल धारा नियंत्रक तथा कुंजी के लगा दी जाती है। धारा मापी से जुड़ी हुई देखिए, धारा मापी से जुड़ी हुई चौकी को मीटर पैमाने पर, ये मीटर पैमाना है, मीटर पैमाने पर इस प्रकार गति दी जाती है कि, गति देने का मतलब इस टाइप से चलाना, गति दी जाती है कि किसी एक बिंदु पर धारा मापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो, धारा मापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो, वह बिंदु एवं यह अवस्था संतुलन अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, तथा इस परिपथ की जांच करने के लिए पहले जॉकी को ए बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है, तत्पश्चात जॉकी को सी बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है। दोनों ही स्थितियों में धारा मापी में विक्षेप एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। समझ गए? जब यहां टच कराएंगे तब कम से कम ऐसे विक्षेप दिखाएगी और जब यहां टच कराएंगे तो सुई ऐसे विक्षेप दिखाएगी। इसका मतलब कि जो परिपथ है बिल्कुल सही है और संतुलन अवस्था का पता लग ही जाता है बीच में रखने के बाद। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि परिपथ सही तरह से जोड़ा हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संतुलन अवस्था ब्रैकेट में संतुलन बिंदु ज्ञात होने के पश्चात मीटर पैमाने की लंबाई को लिख लिया जाता है।
देखिए अब जो P बिंदु होगा, P बिंदु, इसके लिए क्या होगी ये RCM L, और Q बिंदु के लिए होगी RCM 100 - L। इस टाइप से निकालेंगे। अज्ञात प्रतिरोध निकालना है ना, तो इस टाइप से निकालेंगे, क्योंकि हम संतुलन अवस्था के लिए जानते हैं कि P/Q = R/S। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। बनाइए, दे दो इसको, सब कंप्लीट, डायग्राम का काम हो गया अपना। इसके बाद लिखेंगे तथा हम जानते हैं कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पे काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। P/Q = R/S। तो R/S कितना हुआ? P है RCM L और ये है RCM 100 - L। ये वो प्रतिरोध था जो अपन ने निकाला था ना की से। जो प्रतिरोध आप सेट कर देते हो, एक बार सेट कर लो, जरूरी नहीं है बार बार निकाला जाए, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट किया है तो पहले में प्रतिरोध निकाल लेना है, फिर दूसरे के लिए दोबारा निकाल लेना है, ठीक है, इस टाइप से। और देखना ये R का तो कोई काम ही नहीं आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो R/S कितना बचा है? L/100 - L। हमको S चाहिए, S/R = 100 - L/L। बस इस टाइप से निकल जाएगा। हमें L निकालनी होती है कि 40 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। उतार लो इसको। ये R जानते हो ना, जो प्रतिरोध बॉक्स में से हम निकालते हैं, ये वो है। तो लिख लो यहाँ कैपिटल R, यहाँ कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स में से लिया गया ज्ञात प्रतिरोध है, लिया गया ज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। फिर लिखिए मीटर सेतु की सीमाएं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु की सीमाएं, पहला लिखिए बेटा, ऐसा करते हैं, मीटर सेतु की सीमाएं हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर लिखाएंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये क्लास को हम ऑफ करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है, आप पढ़ नहीं पाओगे इतना। तो अगली क्लास में जो है इस डायग्राम का इसका कोई काम नहीं है। मीटर सेतु की सीमाएं हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट में काम आएंगी और आपसे वाइवा में पूछी भी जा सकती है कि मीटर सेतु की सीमाएं क्या है बताइए। तो इसकी 3-4 सीमाएं बिल्कुल फिक्स है, वही आपको याद करनी है। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अपने आप में ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, 3-4 एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से आपके 2 या 3 एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज की क्लास में आपका फिजिक्स विजन 444 की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कर रहे थे मीटर सेतु की सीमाएं। तो फटाफट से लिखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट कीजिए और लिखिए पहला, मीटर सेतु के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति में, मीटर सेतु के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति में तांबे की पट्टियों के प्रतिरोधों को नगण्य माना गया है। तांबे की पट्टियों के प्रतिरोधों को नगण्य माना गया है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध S के स्थानों को आपस में बदलकर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहिए। सेकंड लिखिए,
मीटर सेतु में अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के कारण इसकी सुग्राहिता प्रभावित होती है। इसलिए अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के प्रभाव को लुप्त करने के लिए कैरी फॉस्टर सेतु का उपयोग किया जाता है। थर्ड लिखिए, तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना स्कूल के अंदर, तो टीचर यही बोलेंगे आपको बार बार, बेटा इसको बंद कर दो, इसको ज्यादा देर मत चलाओ। उसका रीजन ये है कि ज्यादा हम गर्म करते हैं ना, तो हीटिंग की वजह से इनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फलस्वरूप तार के प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा। फोर्थ लिखिए, विसर्पी कुंजी। जो जौकी होती है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं विसर्पी कुंजी। आप जौकी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विसर्पी कुंजी के ब्रैकेट में लिख लो जौकी। को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने से तार की मोटाई सब स्थानों पर एक समान नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.4 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पढ़ लीजिए फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 6.4। बेटा यदि घर में शांति की अगर बात की जाए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने काफी टाइम क्लासेस को होल्ड पे डाल दिया। जैसे आपकी क्लास में पहले से ही 2-3 दिन की तैयार करके रखती हूँ, इसलिए मुझे समस्या नहीं आती है इतनी। लेकिन होता ये है कि अगर हम ये चाहें कि बिल्कुल ही शांति हो जाए तब हम पढ़े, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका सीधा सा मैंने तो यही लॉजिक लगाया कि जब ऑफलाइन क्लास चलती है तब भी हम लोग क्या, तो इतना शोर होता है, उसमें हमें पढ़ना पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा ऑनलाइन के अंदर भी हमें फेस करना पड़ेगा। और बिल्कुल शांति से अगर क्लास लेने का सोचेंगे तो ये मान लो फिर तो हम कभी क्लास ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट करो और पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को नहीं झेल सकती हूँ, फेस नहीं कर सकती हूँ। मैं क्या फेस करूंगी, बरसात आ रही है तो आ रही है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6.4। अभी अपना मेरा मेन फोकस तो ये है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊं जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना ही आपका होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट करना है, ऑफलाइन क्लासेस मिले ही ना मिले, हमें इसके अंदर ही ऐसी क्वालिटी मुझे देनी है कि आपको ऑफलाइन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, 6.4, मीटर सेतु के एक प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर, कितने ओम का, 8 ओम का प्रतिरोध निकालकर अज्ञात प्रतिरोध के लिए अविक्षेप की स्थिति तार के उच्च विभव के सिरे से, उच्च विभव का सिरा मतलब L, 45.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। क्या निकालना है, अज्ञात प्रतिरोध। फॉर्मूला क्या था अज्ञात प्रतिरोध का, S = R × 100 - L/L। R कितना है 8, 100 - L मतलब 100 - 45.5 और ये हो गया 45.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से तो इसका आंसर आ जाएगा 9। इसको सेंटीमीटर में ही रहने देना, मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में आएंगी। 9.58 ओम। ठीक है, अगर कोई पूछे कि क्यों हमें सेंटीमीटर में क्यों रहने देना है, मीटर में क्यों चेंज नहीं करना है, तो बेटा इसका सीधा सा आंसर आप ये देना कि
कि जो ये ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे यहाँ भी तो पावर्स तो आपस में कट जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऊपर नीचे लेंथ की पावर कट रही है। तो ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन अज्ञात प्रतिरोध का। बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपको ही करनी है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दे, इनके जो हम क्या कर दे, चेंज कर दे, इनको आर की जगह एस लगा दे और एस की जगह आर कर दे, तो नई संतुलन अवस्था क्या होगी। तो पहले हम इधर से मेजर कर रहे थे चीजों को, अब हम इधर से मेजर करेंगे, तो नई संतुलन अवस्था पता है क्या हो जाएगी, जो 100 में से एल को माइनस कर लो, 100 माइनस 45.5, बताओ कितना आएगा, 54.5 आएगा। बिल्कुल 54.5 सेंटीमीटर। कि यदि हम जगह को चेंज कर देते हैं आपस में, तो जो एल डैश होगी, नई संतुलन अवस्था होगी, उसको इधर से मेजर करेंगे और उसको 100 माइनस एल करके आप निकाल लोगे कि 54.5 सेंटीमीटर होगी इसकी नई संतुलन अवस्था की लंबाई। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हेडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दीजिए, विभव मापी। आज की क्लास का अपना मेन करता धरता टॉपिक यही है, विभव मापी। विभव मापी नाम से ही पता चल रहा है कि विभव को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे विभव मापी कहा जाता है। यह ऐसी युक्ति बनाना जिससे विभव को हम सटीकता के साथ मापन कर सके, विभव मापी कहलाएगा। तो लिखिए, विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने की आदर्श प्रायोगिक युक्ति है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, तो देखो विभव मापी में क्या होता है। अब विभव तो दो तरीके से माप सकते हैं ना हम, वोल्टमीटर भी तो था विभव मापने के लिए। ठीक है, ये देखिए, अब हम तो ये भी तो जानते हैं विभव को मापने के लिए, जैसा कि हम तो 10th क्लास में पढ़ते हैं, विभव को मापने के लिए तो वोल्टमीटर का यूज में लिया जाता है। तो विभव मापी की हमें जरूरत क्या आन पड़ी कि विभव को मेजर करने के लिए हमें विभव मापी की यूज में लेना पड़ रहा है, वोल्टमीटर को हम क्यों नहीं ले सकते। इसका सीधा सा कारण ये है कि जब हम वोल्टमीटर से चीजों को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से चीजों को मेजर करने के लिए हमें इसको जिस सर्किट के अंदर से गुजारना पड़ता है, वो सर्किट भी करंट का दोहन करता है, मतलब करंट को यूज लेता है। तो एक्चुअल करंट और एक्चुअल विभव हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में कि क्या होता है कि जब हम वोल्टमीटर से चीजों को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो जिस सर्किट में वोल्टमीटर को लगाया गया है वो सर्किट भी उसके करंट का विभव का दोहन करता है। इसके कारण हमें जो इसका मान है वोल्टमीटर का, वो 100% एफिशिएंसी से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें विभव मापी की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाओ, क्योंकि आप जानते हो ना वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है ना। तो नीचे आप देख रहे हो ना, करंट आई जानी चाहिए थी डायरेक्ट, लेकिन वोल्टमीटर से जैसे होके गुजारी तो I माइनस I1 हो गई है। पहले आप चेंज करके लिखिए विभव मापी। अब इसका रीजन बता रहे हैं कि विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी। विभव मापी अविक्षेप की स्थिति में परिपथ
विद्युत धारा का, परिपथ से विद्युत धारा का कोई भी अंश ग्रहण किए बिना, कोई भी अंश ग्रहण किए बिना विभवांतर का शुद्ध मापन कर लेता है। ठीक है, शुद्ध मापन कर लेता है। वास्तव में यह एक अनंत प्रतिरोध के, वास्तव में यह एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, ओके। तो हमें विभवमापी का पता चल गया और हम ये भी जानते हैं कि अनंत का वोल्टमीटर मापना असंभव है, क्योंकि वास्तविक चीजें ही हमारे यूनिवर्स में पॉसिबल है। जो अगर हम बोले आइडियल चीज, तो आइडियल जैसी कोई भी चीज अपने यूनिवर्स के अंदर नहीं है। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विभव मापन का वोल्टमीटर की तुलना में आदर्श उपकरण है। हेडिंग डाल दीजिए विभवमापी की संरचना। जैसा आपने मीटर सेतु पढ़ा था ना, जैसा आपने मीटर सेतु पढ़ा था बच्चों, वैसा का वैसा ही विभवमापी है। एक डिफरेंस है इसके अंदर कि जो मीटर सेतु में 1 मीटर का एक वायर लगा हुआ था, विभवमापी में 1 मीटर के 10 वायर लगे होंगे। क्या अंतर है? मीटर सेतु में 1 मीटर का एक वायर लगा हुआ था और विभवमापी में 1 मीटर के 10 वायर लगे होते हैं। समझ गए? वहां हमने 1 मीटर के साथ काम किया था, यहाँ पर अपन 10 मीटर के साथ काम करेंगे। और जो वो वायर होगा वो क्या होगा? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, बुक के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है। डायग्राम आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ना ही आपके प्रैक्टिकल से एग्जाम में पूछा जाता है। परिपथ चित्र जरूर होता है इसका, बट ऐसा डायग्राम नहीं होता कि एज इट इज विभवमापी का वो टिपिकल सा डायग्राम बनाओ। ठीक है, कोई डायग्राम नहीं होता है। कोशिश करेंगे हम डायग्राम आपको यहाँ पर बना सके, और यदि नहीं भी बना पाते हैं तो आप अपनी बुक के अंदर से बना सकते हो डायग्राम तो बेटा, क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाएगा नहीं। और मैं आपको यहाँ बुक में समझा दूंगी कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर वर्क कर रहा है। आगे बात सुनने, तो अब लिखिए विभवमापी की संरचना। विभवमापी में मुख्यतः मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन, ये आपने मीटर सेतु में भी पढ़ा है, या कॉन्स्टेंटन जैसी मिश्र धातु से बना तार होता है। इन पदार्थों का, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, इन पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक एवं प्रतिरोधक ताप गुणांक न्यून होने के कारण ही इनका चयन किया जाता है। अब ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि जो मिश्र धातु है वही यूज में क्यों ली जाती है, तो आप क्या आंसर दोगे कि इनका विशिष्ट प्रतिरोध तो अधिक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? कम होता है, इसके कारण इनका चयन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार उपयोग में लिया जाता है,
जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है, इन तारों को 1-1 मीटर के तारों में 1-1 मीटर के तारों में विभक्त करके 1-1 मीटर के तारों में विभक्त करके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा मापन के लिए 1 मीटर लंबा, मापन के लिए 1 मीटर लंबा तार, 1 मीटर लंबा स्केल प्रयोग में लिया जाता है। तथा जॉकी की सहायता से तार पर, तार जानते हो ना 10 मीटर लंबा जो तार है ना, 1-1 मीटर करके 10 भागों में इस टाइप से होती है। देखो स्ट्रक्चर इसकी, एक बार थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखो कि ये कोई विभव मापी है, बनाना मत है ना। तो यहां से इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद देखो 9 और ये 10, इस टाइप से वायर लगे हुए होते हैं 10 वायर। ये ए पॉइंट हो जाता है और ये हो जाता है इसका बी पॉइंट, दोनों एक ही सिरे में होते हैं। इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है और फिर हम जॉकी को इस वायर के ऊपर चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं और पता लग जाता है कि जैसे यहाँ पर आया जॉकी, यहाँ पर जैसे जॉकी आई गैल्वेनोमीटर ने 0 विक्षेप दिखा दिया। तो ये जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये तो हो गई L, और इसके बाद जो लंबाई बची वो हो गई 100 माइनस L। 100 माइनस L क्यों होगी? L ही ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही तो ज्ञात करोगे आप, ठीक है। तथा जॉकी की सहायता से या जॉकी को तार पे स्पर्श करा के इसकी संतुलन लंबाई ज्ञात कर ली जाती है, इसकी संतुलन लंबाई ज्ञात कर ली जाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इससे अगला टॉपिक हम पढ़ रहे थे विभव मापी का सिद्धांत। हेडिंग डाल दीजिए विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो लिखिए विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभव मापी के तार पर एक समान रूप से वितरित एवं परिवर्ती ज्ञात विभवांतर से करते हैं, ठीक है। लिखिए अविक्षेप की अवस्था में अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात विभवांतर के समान होता है। यही विभव मापी का सिद्धांत है, यही विभव मापी का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये तो विभव मापी का सिद्धांत है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे इसमें परिपथ चित्र कि विभव मापी का परिपथ चित्र हम किस टाइप से बनाते हैं।
ठीक है, तो विभव मापी के परिपथ चित्र के लिए हम सबसे पहले तो एक मानक सेल लेते हैं EP, फिर हम लगाते हैं धारा नियंत्रक, और देन उसके बाद हम लगाते हैं ये कुंजी। इसको इस टाइप से कर सकते हो, धारा नियंत्रक, ठीक है, और उसके बाद हम लगाते हैं कुंजी। और यदि बुक के जैसा डायग्राम बनाना चाहते हो तो धारा नियंत्रक को तो कैसे भी आप लगा सकते हो, इस टाइप से करके, और ये लीजिए, ये भी आगे से कंफ्यूज नहीं हो रहा है अपने को। तो बेटा ये जो परिपथ है ये प्राथमिक परिपथ है, और ये हमेशा हर परिपथ में समान रहेगा। ये जो परिपथ है ये कैसा परिपथ है, प्राथमिक परिपथ, ये वाला, ठीक है। द्वितीयक परिपथ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक सेल लगाया जाता है ES, द्वितीयक सेल, यहाँ धारामापी लगाई जाती है और इससे जोड़ी जाती है एक जॉकी J। ये है इसका द्वितीयक परिपथ। अब यह कौन कौन सी चीज आपको जो परमानेंट याद करने वाली है, एक तो प्राथमिक परिपथ किसी भी उपकरण का बिल्कुल सेम बनेगा। जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे प्राथमिक परिपथ कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। और द्वितीयक परिपथ में एक चीज ध्यान रखना कि जो जॉकी है वो धारामापी के साथ ही जुड़ेगी। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए, हम इनका नामांकन कर देते हैं। A, B, और ये धारा प्रवाहित हो रही है, धारा उल्टी प्रवाहित कर दी है हमने, ठीक है, ऐसे कर लो, उधर से इधर आ गई धारा। ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है L, और ये जो बची हुई लेंथ है ये है 100 माइनस L, वही संतुलन बिंदु वाली चीज है, ये संतुलन बिंदु, ठीक है। और ये धारा नियंत्रक है, इसको बनाओ, ये प्राथमिक परिपथ है पूरा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। इसके बाद लिखिए विभव मापी के तार, पैराग्राफ चेंज करके, विभव मापी के तार AB के साथ, विभव मापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में एक EP विद्युत वाहक बल के सेल, एक EP विद्युत वाहक बल के सेल, कॉमा धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K1 जोड़ते हैं। इसे विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं, इसे विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ध्यान रखना, जब भी अब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें यही प्राथमिक परिपथ वाली लाइन बिल्कुल सेम लिखी जाएगी, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके, विद्युत वाहक बल ES सेकेंडरी ES के एक अन्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है के धन सिरे को विभव मापी के उच्च विभव का मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, उच्च विभव वाले सिरे A से जोड़ते हैं तथा, देख रहे हो ना, पॉजिटिव उच्च विभव तथा ऋणात्मक सिरा ES का जो नेगेटिव है वो कहां से जुड़ रहा है, डायग्राम में देखो बोर्ड पे नजर, नेगेटिव वाला सिरा जो जुड़ रहा है वो है धारामापी और जॉकी से, तथा ऋणात्मक सिरे को धारामापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी कैपिटल J से जोड़ते हैं। इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहा जाता है। इसी के अंदर नोट डाल के लिखिए, और जो एग्जाम में भी लिख के आना है और आपको याद भी रखना है।
यह ध्यान रखना है कि द्वितीयक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल, द्वितीयक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विभवांतर से सदैव कम होना चाहिए, सदैव कम होना चाहिए। बस ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए विभव प्रवणता। विभव प्रवणता विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं तथा इसे स्मॉल एक्स से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, विभव प्रवणता इस टाइप से, स्मॉल एक्स ईपी अपॉन एल। नोट कर लीजिए, x इज इक्वल टू ईपी अपॉन एल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए विभव प्रवणता का एसआई मात्रक, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर है। ओके, ये कंप्लीट है विभव प्रवणता। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है विभव मापी के साथ सावधानियां। हेडिंग डाल दीजिए विभव मापी के साथ। एक सेकंड रुकिए। हेडिंग डालिए पहले, विभव मापी के तार की विभव मापी के तार की विभव प्रवणता की निर्भरता कि किस किस पर निर्भर करता है। तो लिखिए पहला, विभव प्रवणता धारा I के समानुपाती होता है। X प्रोपोर्शनल कैपिटल I। सेकेंड, विभव प्रवणता प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। X समानुपाती रो। थर्ड लिखिए विभव प्रवणता का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट लिखिए विभव प्रवणता स्मॉल एक्स तार की लंबाई कॉमा प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल के विद्युत वाहक बल कॉमा आंतरिक प्रतिरोध एवं अन्य संयोजित प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है।
नेक्स्ट और लास्ट लिखिए, यदि परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों के मान शून्य हो तब भी विभव प्रवणता x का मान तब विभव प्रवणता x का मान विभव मापी के तार के क्षेत्रफल, तार के पदार्थ एवं तार के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। समझ गए आप कि यदि प्रतिरोध है कुछ ना कुछ तभी वो इन चीजों पर निर्भर करेगा, यदि प्रतिरोधों के मान शून्य है तो वो इन चीजों पर निर्भर नहीं करेगा। अगली हेडिंग लिखिए, विभव मापी की 7 सावधानियां। नेक्स्ट है विभव मापी के 7 सावधानियां कि विभव मापी का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहला लिखिए, प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युत वाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल या विभवांतर से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। सेकंड लिखिए, सभी सेलों के उच्च विभव वाले बिंदु या धनाग्र एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। बेटा जितने भी इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव होंगे वो सारे एक सिरे से जुड़ेंगे, ठीक है, सेलों के। थर्ड लिखिए, संतुलन लंबाई सदैव धनाग्र बिंदु से मापी जाती है। धनाग्र बिंदु के सिरे कैपिटल ए से मापी जाती है। फोर्थ लिखिए, विभव मापी के तार की मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विभव मापी में प्रयोग करते समय तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा।
ओके, अब न्यू हेडिंग डालेंगे हम, विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी का मानकीकरण। बेटा जैसा का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेसन था, उसमें हमने आपको ये कहा था कि इसमें अंदर से क्वेश्चन इतना डीपली नहीं बनता है, लेकिन फिफ्थ चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बन सकता है, ठीक है। लेकिन सिक्स चैप्टर के अंदर से भी कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिक्स लेसन के अंदर से। तो आपको जितना काम करवाया जा रहा है उतना कीजिए, कोई डीप नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। बट लेसन नंबर फिफ्थ ऐसा लेसन है जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आपको हर चैप्टर के साथ बता दिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसमें तो डायरेक्ट पूछेगा कि विभव मापी की सावधानियां लिखिए, मीटर सेतु की सीमाएं बताइए, किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम बताइए, या व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से या किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से ये आप हमें व्हीटस्टोन सेतु का क्या बोलते हैं संतुलन लंबाई प्राप्त कीजिए, ठीक है। अब यह विभव मापी का मानकीकरण, तो लिखिए विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके लिए डायग्राम तो वही बनेगा जो हमने इससे पहले बनवाया था आपको। देखिए यही डायग्राम आपको रिपीट करना है, ये वाला 6.10 नंबर का डायग्राम, ठीक है। इसको मैं दोबारा नहीं बना रही हूँ, इस डायग्राम को आप ही बनाओगे दोबारा। हम क्या लिखेंगे, विभव मापी के सिद्धांत से, ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है इसमें। विभव मापी के सिद्धांत से क्या था अभी, x इज इक्वल टू ई एस अपॉन एल, ठीक है। बस यही ज्ञात करना, यही है x इज इक्वल टू ई एस अपॉन एल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मानक सेल से विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए विभव मापी के तार पर जॉकी को खिसकाकर संतुलन लंबाई स्मॉल एल प्राप्त की जाती है। दोबारा पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, विभव मापी का उपयोग करते समय परिपथ में, ये पता ये लैंग्वेज ऐसी है जो आपको मेरी लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार आपको समझ में बैठ जाए ना, दिमाग में बैठ जाए, तो आप इसको खुद की भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। कि इसको ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना चाहिए अन्यथा वायर जल जाएगा, इसको ज्यादा खिसका कर या बहुत ज्यादा जोर देकर हमें रीडिंग नहीं लेनी चाहिए अन्यथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बदल जाएगा। तो काफी चीजें ऐसी जो खुद बना के भी लिख सकते हो याद करके, ठीक है। लिखिए, विभव मापी का उपयोग करते समय मानकीकरण के पश्चात प्राथमिक परिपथ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए अन्यथा x का मान परिवर्तित हो जाएगा। हेडिंग डालिए, विभव मापी की सुग्राह्यता। लिखिए, विभव मापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य है कि कितनी यथार्थता से विभवांतर के मान को मापा जा सकता है विभव मापी की सुग्राह्यता
उसके तार की एकांक लंबाई पर निर्भर करती है। अर्थात विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ गए कि विभव प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती है, तो जितना कम विभव प्रवणता होगी विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक हो जाएगी। ओके, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विभवमापी की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए अर्थात विभव प्रवणता के मान में कमी करने के लिए निम्न कार्य किए जा सकते हैं। कि विभव प्रवणता, आपको जो विभव मापी की सुग्राह्यता है उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो विभव प्रवणता को क्या घटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या काम किए जा सकते हैं, पहला लिखिए। विभव मापी के तार की लंबाई कैपिटल एल में वृद्धि कर दी जाती है। विभव मापी के तार की लंबाई कैपिटल एल में वृद्धि कर दी जाती है। सेकंड लिखिए। प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम कर दिया जाता है। प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम कर दिया जाता है। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 6.5 जैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं कि नहीं हमको तो करना है, तो वो बच्चे इसको कर सकते हैं। बाकी अपने जो आरबीएसई बोर्ड के अंदर है इस साल के पैटर्न में तो ये नई क्वेश्चन नहीं आता है। इतना मौका नहीं दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आ सके, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही बेस है। तो हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.6। लेकिन फिर भी मैं मना किसी को नहीं कर रही हूँ। जो करना चाहता है वो सिर्फ इसको खुद कर सकता है। फॉर्मूला आपके दिया हुआ है, आप करना चाहे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तो आपका कोर्स कंप्लीट कराना चाहती हूँ 100%, जिसमें मैं अपने हिसाब से आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, थ्योरी डेरिवेशन का पूरा पार्ट कराऊंगी। थ्योरी डेरिवेशन का 100% पार्ट होगा, न्यूमेरिकल का भी मेरे अकॉर्डिंग 100% पार्ट होगा। लेकिन आपकी जैसे कई कई बच्चों की मानसिकता होती है कि नहीं उनको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। वो मैं कराऊंगी, मना नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन मेरा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तब हम उन क्वेश्चनों को ले सकते हैं, जो भी आपका आग्रह होगा तो, ठीक है। उससे पहले मैं अपने तरफ से जो मुझे एफर्ट डालने हैं वो मैं करूंगी। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हो कि नहीं मैम 100% ही न्यूमेरिकल हमको कराए जाए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से वो न्यूमेरिकल की वीडियो बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है। बट मैं और बच्चों को नुकसान नहीं कर सकती। एग्जाम्पल नंबर 6.6 देखिए। एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा दी हुई है 0.2 एम्पियर और विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है 40 × 10⁻⁸ ओम × मीटर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। विभव प्रवणता पूछिए। आपको एक चीज बताई थी कि ये प्रोपोर्शनल होती है धारा के, इसके और ये इसके। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, आई ρ/A बन सकता है। आई कितना है 0.2, रो आपको दिया हुआ है ही, एरिया कितना दिया हुआ है ये। सॉल्व कीजिए, आंसर किस में आएगा, वोल्ट पर मीटर में, यूनिट मत भूलना। अब हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से बड़े क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और वो टॉपिक्स हैं आपके विभव मापी के अनुप्रयोग।
पहला, विभव मापी के अनुप्रयोग में पहली हेडिंग डालिए। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हम सबसे पहले बनाएंगे परिपथ चित्र। पहला पार्ट होगा हमारा परिपथ चित्र। एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो उसका मेजर एक्सपेरिमेंट है ये। आपको जो थ्योरी यहाँ लिखा रही हूँ ना, वैसे के वैसे ही वहां पे करना है आपको। बस उसके अंदर सारणी वगैरह और भी बनानी पड़ेगी, बट है यही एक्सपेरिमेंट है। परिपथ चित्र बनाया तो प्राथमिक परिपथ तो बिल्कुल सेम क्या था यहाँ पर, ईपी मानक सेल। यहाँ हमने धारा नियंत्रक लगाया था और यहाँ हमने कुंजी केवल लगा दी थी। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये क्या है, प्राथमिक परिपथ। द्वितीयक परिपथ के लिए मैंने क्या बताया था कि सेकेंडरी सेल, गैल्वेनोमीटर और साथ में जॉकी। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें जुड़ती है पैरेलल। एक तो होता है रेजिस्टेंस बॉक्स और एक होती है आपकी कुंजी K2। ध्यान रह जाएगा। इसके साथ समांतर क्रम में क्या जुड़ रहा है, प्रतिरोध बॉक्स और द्वितीयक कुंजी K2। प्राथमिक परिपथ बिल्कुल सेम है, द्वितीयक परिपथ में थोड़ा सा अंतर है। अभी पूरी की पूरी लैंग्वेज मैच कर जाएगी जैसा हमने पहले किया है। ये इसका परिपथ चित्र है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम लैंग्वेज लिखवाएंगे आपको। आप लिखना भी और बोर्ड पर भी नजर रखना कि क्या लिखवाया है हमने। द्वितीयक परिपथ में ही चेंज होगा बस। आपको है ना 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ठीक है। 5 एक्सपेरिमेंट में हमें द्वितीयक परिपथ में ही बदलाव करना है, प्राथमिक बिल्कुल सेम रहेगा। और ये 5 परिपथ होते ही आपका जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर बचेंगे फिर। लिखिए परिपथ संयोजन हेडिंग डाल के, परिपथ संयोजन। प्राथमिक लिखिए विभव मापी के तार के। बेटा ये लैंग्वेज आपको बस एक बार और लिखा रही हूं मैं। उसका प्राथमिक परिपथ के लिए 4-4 लाइन की ये लैंग्वेज सेम उतारनी है आपको, ठीक है। मैं जगह छुड़वा दिया करूंगी कि ये पूरा प्राथमिक परिपथ वाली उतार लेना। विभव मापी के तार के सिरों, विभव मापी के तार के सिरों कैपिटल ए व कैपिटल बी के, कैपिटल ए व कैपिटल बी के श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल ईपी की बैटरी धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K1 को जोड़कर प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। अभी जो आपने लैंग्वेज लिखी है ना, ये प्राथमिक परिपथ बनाते हैं यहां तक। 5 एक्सपेरिमेंट कराएंगे। 5 एक्सपेरिमेंट में जब हम परिपथ संयोजन करने के, ये परिपथ चित्र बनाने के बाद जो थ्योरी लिखेंगे, ये दोनों तीनों लाइन हर एक्सपेरिमेंट में लिखनी है। तो ये तो मैंने आपको लास्ट बार लिखवा दिए। अब बाकी 4 एक्सपेरिमेंटों में मैं ये 3 लाइन वाली लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगी, आपको बोल दूंगी बेटा प्राथमिक परिपथ वाली उतार लो, तब आप यहां से उतार लेना। पैराग्राफ चेंज करके द्वितीयक परिपथ के लिए लिखते हैं, जो हर टाइम हमें अलग अलग लिखनी है। डायग्राम देखते जाना, ठीक है। द्वितीयक परिपथ में अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के धनाग्र को
विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे कैपिटल ए से तथा ऋणाग्र को धारा मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी कैपिटल जे से संयोजित करते हैं। द्वितीयक सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। ये K3 लिखा है, 2 लिखा है मैंने, 2 है ये, को जोड़ देते हैं। ओके, तो जैसा हमने देखा वैसा बता दिया हमने। अब इसकी कार्यविधि लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए कार्यविधि। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करके द्वितीयक परिपथ की कुंजी K2 को खुला रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको तो सबसे पहले हमने ऑन कर दिया और इसको हमने कर दिया ऑफ। इससे क्या होगा बेटा, सबसे पहले प्राथमिक परिपथ की रीडिंग आ जाएगी। ओके, और द्वितीयक परिपथ तो ऑफ है इसलिए इसकी कोई रीडिंग नहीं आएगी। K2 को खुला रखते हैं। इस अवस्था में द्वितीयक परिपथ में लगा सेल खुले परिपथ में होता है। इस स्थिति में जॉकी को विभवमापी के तार पर खिसकाकर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त कर लेते हैं। अब ये चीज आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब समझ में आएगी कि किसकी बात कर रहा था ये, ठीक है। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। वैसे आप जानते हो कि इसको बंद करेंगे, जॉकी लेके इस पे खिसकाएंगे तो हमें एक संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हो जाएगी। इस स्थिति में विभवमापी के सिद्धांत से देखिए क्या होगा, E इज इक्वल टू एक्स L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि ये द्वितीयक सेल विभव प्रवणता x होती है और जो इसकी लंबाई है प्राथमिक परिपथ की वो हमने कौन सी ले ली है, L1 है ना। यहाँ से खिसकाए और कोई भी लंबाई प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, प्राथमिक का काम हो गया पूरा। अब जो ये एक्स्ट्रा सर्किट बनाया ना इसका काम करते हैं। फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए, अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को खोल दो, खोलना वोलना कुछ नहीं है, ठीक है। जैसा भी है ना ये, उसी स्थिति में प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए द्वितीयक परिपथ में लगी कुंजी को बंद करते हैं। द्वितीयक परिपथ में लगी कुंजी को बंद करते हैं तथा देखो इसको हम करेंगे, अब बंद का मतलब है ऑन। अब इसके अंदर की डाल देंगे तो ये सर्किट भी काम आने लग जाएगा। तथा प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध R निकालते हैं, कैपिटल R लिखना है। प्रतिरोध R निकालते हैं तथा इस स्थिति में जॉकी को विभवमापी के तार पर खिसकाकर संतुलन लंबाई
L2 प्राप्त कर लेते हैं, संतुलन लंबाई L2 प्राप्त कर लेते हैं, तब विभव पतन, अब इसे विभव पतन क्या होगा, V मानेंगे, V इज इक्वल टू एक्स L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, वह कैपिटल आर में धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, इक्वेशन अभी कुछ मत इक्वेशन दो, E इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस आई आर, नोट करो इसको, ठीक है। अब यहां से स्मॉल आर निकालिए, देखो स्मॉल आर कितना आएगा, E माइनस V अपॉन आई, यही होगा समीकरण नंबर 3। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 1 व 2 के मान रखने पर, ठीक है, मान रखो, देखो स्मॉल आर इज इक्वल टू ई की जगह क्या रखोगे, XL1 माइनस V की जगह XL2 अपॉन आई की जगह क्या रखोगे, बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन आर, तो I की जगह क्या रखोगे, हम I की जगह रखेंगे V अपॉन आर, ओम के नियम से, तो यहाँ क्या, यहाँ पे पहले लिख देना, यहीं पे कहीं पे, क्योंकि R इज इक्वल टू V अपॉन आई, अतः I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, X को बाहर निकालो, मैं मिटा ही देती हूँ पूरा, थोड़ा सा हौच पौच हो गई बार बार, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 4 दे दो, फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 1, 2 व 4 के मान रखने पर, ठीक है। अब रखो, देखो R इज इक्वल टू ई की जगह XL1 माइनस XL2 अपॉन आई की जगह V अपॉन R, X को बाहर निकालो, कितना बचा, L1 माइनस L2 अपॉन V कितना है XL2, और ये हो गया R, ये R तो हुए जो आप निकालते हो, तो स्मॉल r कितना आ गया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, समझ गए। आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, हमेशा ध्यान रखना। तो प्राथमिक से जब ऊपर वाली की को बंद करोगे तब L1 निकलेगी, और जब नीचे वाली की को भी बंद करोगे तब L2 निकल जाएगी। प्रतिरोध आप आप निकालते ही हो, तो वो एक्सपेरिमेंट में आप क्या करोगे, सारणी बना दोगे, स्मॉल एल की, स्मॉल एल आर सॉरी स्मॉल L1 की, स्मॉल L2 की, फिर R की सारणी बना दोगे और कैलकुलेशन कर लोगे। 4-5 वैल्यू निकालने के बाद इनका माध्य निकाल लेना, वरना एक प्रतिरोध के लिए एक ही आंतरिक प्रतिरोध निकलता है। ये चेंज करते जाओगे, रीडिंग चेंज होती जाएंगी। यही एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही यूज में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, जिससे हम कुछ क्वेश्चन आंसर करवाते हैं आज अभी आपको। इससे ज्यादा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके बाद हम, ठीक है। देखो यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल L1 प्राथमिक परिपथ की संतुलन लंबाई है,
स्मॉल l1 प्राथमिक परिपथ की संतुलन लंबाई है तथा स्मॉल l2 द्वितीयक परिपथ की संतुलन लंबाई है। द्वितीयक परिपथ की संतुलन लंबाई है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। उससे पहले हम एग्जांपल नंबर 6.7 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी न्यूमेरिकल का पार्ट है। एग्जांपल नंबर 6.7 देखो, 100% श्योर हूं ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देती हूँ क्योंकि इसके जो नीचे वाली चीज है ना, जो अभी जो फॉर्मूला किया था उससे रिलेटेड, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इस टाइप का ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का तरीका तो पता होना चाहिए। एक विभवमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर है और प्रतिरोध 10 ओम है, को 2 वोल्ट विभवांतर व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहां पर जब ये वोल्ट दिया होता है तो ई दिया होता है। ठीक है, एक प्राथमिक सेल की संतुलन लंबाई स्मॉल l1 कितनी दे रखी है 5 मीटर, क्योंकि प्राथमिक परिपथ बोल दिया है इसने। जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज की संतुलन लंबाई कितनी है, ये 4 मीटर प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। अब मुझे आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ, क्या होता है? L2 माइनस L1, सॉरी गलत कर दी गई, हाँ, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, यही है ना फॉर्मूला? बिल्कुल यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं क्या इसको 10 ओम रख के? देखो, अब मैं आपको बता दूं कि यहां से हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अभी बुक वाला पैटर्न छोड़ते हैं, अभी हम अपना वाला पैटर्न करते हैं कि क्या हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर चेक, क्योंकि एग्जाम में हम क्या करते हैं यही तो देखते हैं कि निकालने की आंतरिक प्रतिरोध तो हम यही से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए L1 कितना है 5, L2 कितना है ये रहा 4 अपॉन L2 कितना है 4, कैपिटल R कितना है 10, 1 अपॉन 4 इंटू 10 कितना हुआ, 2 से ये 2 बार कट गए 5 बार, 2.5 वोल्ट पर मीटर, 2.5 वोल्ट पर मीटर। क्या आंसर सही आ रहा है? जी नहीं, आंसर आपका बिल्कुल गलत आ रहा है। समझ गए? आंसर क्या हो रहा है? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये जो इसने प्रतिरोध दे रखा था ये द्वितीयक परिपथ वाला प्रतिरोध नहीं दे रखा था। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप ही ये गलती करते हो, हम खुद भी ये गलती कर सकते हैं। ये जो प्रतिरोध है ये द्वितीयक परिपथ वाला नहीं दे रखा था, इसलिए हम इससे नहीं कर सकते। अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो बच्चे जरूर पूछते मैम इससे क्यों नहीं कर सकते, सब कुछ तो दे रखा है। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है कि बेटा सब कुछ दे रखा है, लेकिन जो चीज चाहिए वो नहीं दे रखी। ये द्वितीयक परिपथ का प्रतिरोध होता है, ये द्वितीयक परिपथ का नहीं है, ये कोई भी प्रतिरोध है। स्पेशल बोलता है, जैसे L1 के लिए बोला था ना प्राथमिक परिपथ में, L2 के लिए बोला था द्वितीयक परिपथ में, वैसा इसने नहीं बोला है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर कि इससे तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। तब बात आती है हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें x निकालना होगा। क्या निकालना होगा? x निकालना होगा, और x के लिए आप फॉर्मूला यूज में लोगे ये वाला, x मतलब विभव प्रवणता इज इक्वल टू E अपॉन ई